Good evening, all of you. We're going to start with strategic management LAMP sessions. Now, this will be a little different from how we discuss in auditing. Here, we can actually go chapter by chapter directly. There are in total 8 chapters as per ICAI module, and I'm sure आपने एक बार सारे चैप्टर्स को 100% पढ़ा हुआ होगा, चाहे डायरेक्टली लेक्चर्स में पढ़ा होगा या मे बी सेल्फ स्टडी किया होगा, whatever the way you would have adopted by now. How will we approach? Every chapter will take up important concepts जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है डायरेक्टली. हर चैप्टर को डायरेक्टली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है. इस चैप्टर में टोटल 5 क्वेश्चन आए. 5 क्वेश्चन क्या क्या है, उस कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग, एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना चाहिए, एंड मे बी एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर लास्ट 4-5 अटेम्प्ट के अंदर इस चैप्टर से क्या क्वेश्चंस आए उनको एड्रेस कर लेंगे, ताकि आपको एक अलग अलग वैरायटी मिल जाएगा कि इस चैप्टर में इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है. मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे बन सकता है, डायरेक्ट थियरी क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आईसीआई का एक्सपेक्टेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ द आंसर्स आइडियली, और एक उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा. ऑनेस्टली स्पीकिंग, व्हेन यू प्रिपेयर फॉर ईआईएस एंड एसएम, अकॉर्डिंग टू मी द इजीएस्ट part to prepare is strategic management. The reason being 8 chapters, total content is on a higher side 150 pages. That is equal to chapter number 3 of EIS, if you ask me. But here this 150 pages is equals to 50 marks. There that only chapter 3 is equals to only 10 marks. Remember that. So smart तरीके से अगर आप जाओगे, और यहाँ का लैंग्वेज भी बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. एक ही चैलेंज है, क्योंकि यहाँ का लैंग्वेज बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहां पर आईसीआई का जो चेकिंग करने का तरीका है वो डेंजरस है. यहां पर अगर आपको कोई चीज समझ में आया और आपने अपने हिसाब से लिखा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर. इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यू हैव टू स्टिक टू आईसीआई मॉड्यूल. मैं नहीं बोल रहा हूं दैट ऑडिट में नहीं स्टिक करने का है, मैं नहीं बोल रहा हूं दैट ईआईएस में नहीं करना है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इन ऑडिट एंड ईआईएस आई हैव नोटिस ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 3 to 4 years, अगर तुमने फिर भी अपना लैंग्वेज में लिखा, मार्क्स देते हैं. क्योंकि वो क्या टेक्निकल लैंग्वेज है, तो एग्जैक्टली टेक्निकल वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, पूरा सेंटेंस इंपॉर्टेंट नहीं होता है. इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा सिंपल है, एक्सपेक्टेशन है कि आप ऐसा ही लिखो. मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए क्योंकि ये आसान है, इसीलिए इंसान कम टाइम डिवोट करता है. दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज. आपने आइडियली इसको थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए. एंड ऑनेस्टली ये सब्जेक्ट ना, जब मैंने एग्जाम लिखा तब भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है, कोई मेजर चेंजेस नहीं है. इट्स जस्ट अ स्मार्ट वे. हर चैप्टर से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं. पहले 7 चैप्टर हुआ करते थे, थोड़ा चैप्टर 2 का कंटेंट चैप्टर 5 में था, बस रीशफलिंग करके चैप्टर्स को क्लीन कर दिया है. डू यू गेट माय पॉइंट? और चैप्टर 7 को 8 में डेवलप कर दिया है, एक चैप्टर को बीसीके में इंक्लूड कर दिया है. समझ रहे हो मेरा बात? तो ऐसा लग रहा है चैप्टर का साइज कम हो गया है इन कंपेरिजन टू अर्लियर स्लॉट्स, बट सिलेबस सेम है, कुछ मेजर चेंजेस नहीं है. कुछ गिने चुने 2-4 कॉन्सेप्ट्स नए इंक्लूड किए हैं और 1-2 को निकाल दिया है. बाकी पूरे 10 साल के अंदर कुछ नहीं बदला है, और क्वेश्चंस में भी कुछ नहीं बदला है. इट इज एब्सोल्युटली सेम. तो थोड़ा स्मार्ट तरीके से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, सिंपल है इसका मतलब ये नहीं है इसको आप लाइटली लो. थोड़ा हेडिंग्स पे बहुत एम्फसाइज करो. हेडिंग्स के अंदर का जो कंटेंट है उसके अंदर भी एकदम कीवर्ड्स को बहुत ज्यादा पिक करने का ट्राई करो. ईआईएस और ऑडिट में एक्चुअली में आप अपने हिसाब से थोड़ा लिख सकते हो. अगर हेडिंग के बाद अंदर कंटेंट अपने हिसाब से लिखा तो मार्क्स मिलता है ऑडिट और ईआईएस में. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में व्हाट वी हैव नोटिस्ड इज बिल्कुल नहीं मिलता है, और आप अपना लैंग्वेज तो अपने हिसाब से पॉइंट्स बनाने का ट्राई मत ही करो तो अच्छा रहेगा. मैं आपको पहले से वार्निंग दे रहा हूं ताकि आप थोड़े केयरफुल हो जाओ. देखो कैसा है, अगर मैं तुमको स्टार्टिंग में फ्रीडम दे दूंगा, अपने हिसाब से लिख सकते हो, तो तुम कुछ भी लिख के आओगे एंड देन रेपरकशन अपने को मालूम है क्या होने वाला है. मैं आपको पहले से ही बोल रहा हूं, यहां पर थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना है. इसके बाद में भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, थोड़ा बहुत गलती हुआ, थोड़ा बहुत डेविएशन हुआ, फिर भी मार्क्स मिलता है. ऐसा नहीं है यहां पर कोई भी क्वेश्चन में अपने हिसाब से बिल्कुल लिख नहीं सकते. ऐसे 1-2 क्वेश्चन आते हैं जहां पे थोड़ा जनरल कंटेंट भी आ सकता है, मैं आपको बताऊंगा उसके एग्जांपल्स भी. बट जितना पॉसिबल रहेगा स्टिक टू दीज 150 पेजेस ऑफ आईसीआई मॉड्यूल. डू यू गेट माय पॉइंट? उसी का अपने समरी अपने मॉड्यूल में बना के दिया है. देयर इज ओनली 1 मॉड्यूल. सेकंड मॉड्यूल इज क्वेश्चन आंसर मॉड्यूल डायरेक्टली, पर हमारा पूरा डिस्कशन जो रहेगा फर्स्ट मॉड्यूल, दैट इज वेयर आईसीआई का ऑल 8 चैप्टर्स आर एड्रेस्ड. एक काम करो, लुक एट द इंडेक्स अलॉन्ग विद मी. कम टू द इंडेक्स ऑफ आवर मॉड्यूल. कैन यू सी अ लिस्ट ऑफ 8 चैप्टर्स? और एकदम हम लॉजिकल चैप्टर 1 से शुरू करेंगे, बिल्कुल लॉजिकल सीक्वेंस में ऑल 8 चैप्टर्स विल ट्राई टू कवर. हाँ, चैप्टर नंबर 2 में थोड़ा चैलेंज आएगा बिकॉज वो बहुत वास्ट है कंपैरेटिवली, एंड चैप्टर नंबर 2 में ऐसी कुछ चीजें हैं जो शायद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के बाद में समझ में आएगी. सिर्फ 2 और 3 में ऐसा कुछ है जहां पे कुछ शायद हमको छोड़ना पड़ेगा, लास्ट में रीडिस्कस करना पड़ेगा. बट इसके अलावा चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8 एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है. हर चैप्टर को समझेंगे, खत्म करेंगे. हर चैप्टर में क्या क्वेश्चन आ सकता है,
क्या आपको पता होना ही चाहिए और क्या लिखना ही चाहिए, उतना हमारा फोकस ऑफ डिस्कशन रहेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? कैन वी स्टार्ट? लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1। आज चैप्टर नंबर 1 हमें पूरा कंप्लीट करना है, दैट्स आवर ऑब्जेक्टिव इन दिस सेशन। मेरे सबसे हायर साइड में देयर विल बी 10 to 12 सेशंस ऑन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड मेजॉरिटी सेशंस विल ट्राई टू कवर द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ रेस्पेक्टिव चैप्टर, ताकि आपका पूरा रिवीजन एक चैप्टर का एक साथ में हो जाएगा, क्वेश्चंस का डिस्कशन भी हो जाएगा। आपको इसके बाद में आधा, अगर आपका सेशन 1.5 आवर का है, अगर आपने घर जाकर के आधा 1 घंटा और स्पेंड कर लिया, आपका पूरा अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाएगा। डू यू गेट माय पॉइंट? लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1। व्हाट इज चैप्टर नंबर 1? इट टॉक्स अबाउट इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब इस चैप्टर में एग्जाम के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, फिर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। देन व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। उसके बाद में एक छोटा कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटेजिक लेवल्स। आपको याद होगा कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। वो अलग अलग लेवल्स क्या है, उसमें कॉर्पोरेट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, कि कॉर्पोरेट लेवल जो मैनेजर्स या लीडर्स होते हैं उनका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, वो डिटेल में डिस्कस करके दिया है। आपको एक बात और बोलता हूं, कुछ कुछ चीजें जो डिटेल में नहीं है वो अपने आप इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने लायक जगह ही नहीं है। उनका क्वेश्चन फ्रेमिंग स्ट्रिक्टली मॉड्यूल से होता है, तो जहां मॉड्यूल में अच्छा एक्सप्लेनेशन है वहां क्वेश्चन का चांसेस ज्यादा है, जहां एक्सप्लेनेशन है ही बहुत लिमिटेड वहां क्वेश्चन का पूछने का चांसेस भी ऑटोमेटिकली लिमिटेड हो जाएगा। तो ये लेवल्स पढ़ने का है। और लास्ट में एक बहुत ही यूजलेस कॉन्सेप्ट है, रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एनजीओस, वो सब टाइप का एक लास्ट पार्ट रहेगा। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है। बट देखो हर चैप्टर का इक्वल वेटेज है, इस चैप्टर से भी एक अच्छा 5-6 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 चैप्टर है, हर चैप्टर का मैक्सिमम वेटेज जो है वो 7 मार्क है। मैक्सिमम वेटेज 6 to 7 इज द एवरेज नॉर्मल वेटेज ऑफ एवरी चैप्टर। कैन वी गेट स्टार्टेड? चलो लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 1। लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ द वर्ड मैनेजमेंट। लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ द वर्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वर्ड का मतलब क्या है? देखो दो पर्सपेक्टिव है यहां पे। मैनेजमेंट दो पर्सपेक्टिव है। नंबर 1 इज सेट ऑफ पीपल हु रन्स अ कंपनी, मतलब एक बिजनेस के सारे इंपॉर्टेंट अफेयर्स को कंट्रोल करने वाले, सुपरवाइज करने वाले, रन करने वाले, ऑब्जर्व करने वाले लोगों को भी मैनेजमेंट बोलते हैं। एंड ये लोग जो काम करते हैं उसको भी मैनेजमेंट बोलते हैं। दो चीजें, मैनेजमेंट इज द पीपल हु मैनेज एवरीथिंग, एंड मैनेजमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स अ प्रोसेस ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोजेक्ट हमको एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए प्लानिंग होगा, रिसोर्सेस को लाया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उनको डायरेक्शन दिया जाएगा, फिर उसको एग्जीक्यूशन किया जाएगा, ये भी मैनेजमेंट है। सो द प्रोसेस ऑफ इंटरलिंकेजिंग ऑफ दीज एक्टिविटीज इज ऑल्सो मैनेजमेंट, and the person or the set of people who ensures this process, who takes care of this process, they are also management. MCQ के लिए, करेक्ट इनकरेक्ट के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है। EISSM में एक जमाने में करेक्ट इनकरेक्ट आता था, लास्ट कुछ अटेम्प्ट्स के अंदर वो ट्रेंड चेंज हो गया। जब से MCQ है सिर्फ 30 मार्क का EISSM का MCQ रहेगा, 70 मार्क का स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर रहता है। डू यू गेट माय पॉइंट? उसमें पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर, एंड इवन इन EIS वो एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहता है। हम आपको उसके बारे में भी अच्छा अंडरस्टैंडिंग देंगे। वी विल टेक सर्टेन एग्जांपल्स एंड यू विल अंडरस्टैंड कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहले मैनेजमेंट वर्ड का मतलब क्या है? इन योर मॉड्यूल्स पेज नंबर 1.2 वी विल स्ट्रिक्टली स्टिक टू द मॉड्यूल लैंग्वेज। मैनेजमेंट का दो पर्सपेक्टिव। पहला वाला देखो सर, इट कैन रेफर टू की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। की ग्रुप मतलब क्या है? की ग्रुप ऑफ पीपल, सर्टेन पीपल, उन सबको कलेक्टिवली मैनेजमेंट बोल सकते हैं, जो किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, who are in charge of its day-to-day business affairs. So those people together can be called as management. आपको मालूम रहेगा यार, एक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कुछ लोग जो डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको मैनेजमेंट बोलते हैं। इट्स द पीपल दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजमेंट। सर इट्स नॉट जस्ट द पीपल। नंबर 2 पे आओ सर, द टर्म मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूज्ड विद रेफरेंस ऑफ, मार्क द वर्ड, a set of interrelated functions and processes which are carried out by these people. क्या सर? कोई भी चीज के लिए प्लानिंग, रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करना, लोगों को डायरेक्शन देना, सही लोगों को हायर करना, एंड वो काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है उसे कंट्रोल करना। मतलब सुनो मेरा बात, ये सारी एक्टिविटीज को भी मैनेजमेंट बोलते हैं, एंड इन एक्टिविटीज को रन करने वाले लोगों को भी मैनेजमेंट बोलते हैं। बात समझ में आया क्या?
स्पेंड 2 मिनट्स मैनेजमेंट का 2 पर्सपेक्टिव, एक बार अच्छे से पढ़ो, रिवाइज कराऊंगा वापस से और आगे बढ़ेंगे। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन मैनेजमेंट के ऊपर पूछे, चांसेस कम है, बट स्टिल अगर कर एमसीक्यू फॉर्म के अंदर अगर आ गया तो भी की ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे इंपॉर्टेंट अफेयर्स ऑफ बिजनेस आर ऑल्सो मैनेजमेंट। ये लोग ऑब्वियसली कंपनी को सही डायरेक्शन देंगे, सही रास्ता दिखाएंगे, कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल लोग रहेंगे। फिर सर मैनेजमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स इंटर रिलेटेड फंक्शन एंड प्रोसेस, मतलब हम हमारे बिजनेस के अंदर जो भी काम एग्जीक्यूट करते हैं, चाहे एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, चाहे डे टू डे बेसिस में प्रोडक्ट को बना करके उसको लोगों तक पहुंचाते हैं, इन सब सारे फंक्शंस को अगर हम कलेक्टिवली देखें तो कुछ अलग अलग एक्टिविटीज में डिवाइड कर सकते हैं। सो आई कैन हैव अ प्लानिंग फंक्शन, आई कैन हैव अ कंट्रोलिंग फंक्शन, आई कैन हैव अ स्टाफिंग फंक्शन। ये सारी इंपॉर्टेंट फंक्शंस को जब हम कनेक्ट कर दें, इन सब चीजों को भी मैनेजमेंट ही बोलते हैं। मतलब सर मैनेजमेंट इज द प्रोसेस एज वेल एज द पीपल हु आर इन चार्ज ऑफ द प्रोसेस। It is the process as well as the people who are in charge of the process that both can also be termed as management। क्या मतलब क्लियर है? ठीक है, पक्का, नॉट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बट ये दोनों पॉइंट आने चाहिए। अगले पेज पे आओ। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रेटेजी। मैनेजमेंट का मतलब क्लियर है। स्ट्रेटेजी के अंदर आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आ सकता है कि यार स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है। सिंपल है, देयर आर 2 डेफिनेशंस गिवन टू यू, दोनों का आप मिक्स एंड मैच करके साथ में कंबाइंड लिख सकते हैं। स्ट्रेटेजी वर्ड मिलिट्री से बोरो किया है, वहां पर सिंपल शब्दों में स्ट्रेटेजी का मतलब होता है अ प्लान ऑफ एक्शन बाय विच यू कैन आउटस्मार्ट योर एनिमी। तो यहां पर भी अगर आप सिंपल शब्दों में समझेंगे, स्ट्रेटेजी इज अ गेम प्लान, या आप बोल सकते हो इज अ ब्लूप्रिंट। बट इंपॉर्टेंट क्या है, चाहे वो गेम प्लान हो या ब्लूप्रिंट हो, इट्स मोर ऑफ अ लॉन्ग टर्म इन नेचर। It's more of a long term in nature. तो it's basically a game plan or a blueprint which is long term in nature, जहां पर आप सोच रहे हो that as a company हम exactly किस तरीके का कंपनी फ्यूचर में बनना चाहते हैं, what kind of customers we want to deal with, what kind of reputation we want to create in the market, what kind of products or services we want to manufacture and provide as a service। मतलब bottom line what it wants to do in future, what it wants to become in future। इस तरीके का जब आप प्लानिंग करते हैं या लॉन्ग टर्म गेम प्लान बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजी। आप एक काम करो, मॉड्यूल्स में आओ, पेज नंबर 1.3 के अंदर यहां पर पॉइंट नंबर बी एंड सी इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। देखो क्या बोलता है, इट इज अ गेम प्लान दैट मैनेजमेंट यूजेस टू एक्चुअली थिंक कि वो कैसे अपने मार्केट के पोजीशन को इंप्रूव करेगा, कैसे अपने ऑपरेशंस को और इफेक्टिव तरीके से रन करेगा, कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा, कैसे वो कंपीट करेगा सक्सेसफुली। मतलब इन सिंपल वर्ड्स इट्स अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट कि हम किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट में रेपुटेशन बनाना चाहते हैं, किस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं, क्या डेस्टिनेशन को अचीव करना चाहते हैं। मतलब व्हाट इट वांट्स टू बी, what it wants to do and in which direction it wants to go। इन क्वेश्चंस का आंसर आपका स्ट्रेटेजी रिप्रेजेंट करता है। देखो एग्जाम में अगर स्ट्रेटेजी के ऊपर क्वेश्चन आया, ये दोनों पॉइंट को आपने लिखना चाहिए एज अ डेफिनेशन। फिर सीधा आप आ जाओ नेक्स्ट पेज पे 1.4। कैन यू सी पॉइंट नंबर एफ कि भाई स्ट्रेटेजी इज नेवर परफेक्ट, इट इज नेवर फ्लॉलेस। ये कोई बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटेजी हमेशा नहीं होता है। एंड अगर स्ट्रेटेजी बनाया है, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट कि आपको मैनेजमेंट नहीं लगेगा। स्ट्रेटेजी इज अ प्लान, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट एक साउंड मैनेजमेंट रहेगा, अलर्ट मैनेजमेंट रहेगा। मैनेजमेंट का अपना एक अलग रेलेवेंस है। बोथ स्ट्रेटेजी एंड मैनेजमेंट टुगेदर मेक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सिर्फ अच्छा स्ट्रेटेजी होने से कुछ नहीं होगा। इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड, अलर्ट एंड रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। मतलब आप लिख सकते हो कि
स्ट्रेटेजी एक सब्स्टिट्यूट नहीं है अच्छे मैनेजमेंट का। हाँ, स्ट्रेटेजी कभी भी परफेक्ट नहीं होगा, फ्लॉलेस नहीं होगा, एकदम ऑप्टिमल मतलब बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटेजी ही होगा, हमेशा जरूरी नहीं है। आपको शायद कभी कभी विद टाइम अपने स्ट्रेटेजी को इंप्रूव करना पड़ेगा, उसमें करेक्टिव एक्शंस लेके आने पड़ेंगे। ये एक बेसिक आप मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो आपके स्ट्रेटेजी के आंसर में। अच्छा, अब एक स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आईसीआई को पसंद है पूछना, आई थिंक उन्होंने लास्ट टू लास्ट एग्जाम में भी पूछा था। क्वेश्चन वाज ऑन स्ट्रेटेजी शुड बी पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। दो वर्ड्स है, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। इनका मतलब क्या होता है? बीइंग प्रोएक्टिव का मतलब है दैट एज अ मैनेजमेंट पर्सन यू आर थिंकिंग कि फ्यूचर के अंदर हमारे बिजनेस में या हमारे इंडस्ट्री में क्या चीजें बदलने वाली है एंड उसका बेस्ट पॉसिबल फायदा उठाने के लिए हमने किस तरीके से अपने स्ट्रेटेजी को डेवलप करना चाहिए। दैट्स कॉल्ड बीइंग प्रोएक्टिव। अब नॉर्मली कैसा रहता है, मैंने आपको एक एग्जांपल पहले रेगुलर लेक्चर्स में भी दिया था, वापस से देता हूं। दैट फॉर एग्जांपल व्हाट जियो डिड फ्यू इयर्स बैक, कि मतलब डेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ये कोई उनका पहला रेवोल्यूशनरी स्ट्रेटेजी नहीं था। ऐसा सिमिलर स्ट्रेटेजी रिलायंस टेलीकॉम ने, जब रिलायंस एक जमाने में अनिल अंबानी के अंडर थे, मिस्टर अनिल अंबानी के अंडर था, एंड उस जमाने में भी उन्होंने बोला था अक्रॉस इंडिया किसी को भी कॉल करना है ₹1 यू कैन कॉल। इट वाज मोर ऑफ अ रेवोल्यूशनरी आइडिया। उन्होंने आर वर्ल्ड इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने डेटा का यूसेज करना शुरू करवाया था आपको, उन्होंने ₹500 के अंदर आपको कनेक्शन दिया था। सिमिलर नेचर का स्ट्रेटेजी अभी फॉलो किया है। तो यहां पर आईसीआई क्या बोलना चाहता है, When you are thinking proactively, नॉर्मली आपके बिजनेस की जो स्ट्रेटेजीज है ना, वो कहां से आते हैं? आपके पुराने हिस्टोरिकली आपके जो स्ट्रेटेजीज रहेंगे, जो सक्सेसफुली चले होंगे, आपके बिजनेस अप्रोचेस विच हैव बीन रियली सक्सेसफुल अर्लियर, उनको ही आप पिक करके प्लस करंट स्ट्रेटेजी के हिसाब से कुछ नए इनिशिएटिव्स को साथ में लेके आते हो। दैट्स योर बीइंग प्रोएक्टिव। मतलब प्रोएक्टिव का मतलब है यू आर बीइंग डेलिबरेट। आप सोच रहे हो एनालिसिस करके कि हमको क्या हमारे थिंकिंग में बदलाव लेके आना चाहिए ताकि हम फ्यूचर में आने वाले अपॉर्चुनिटीज को बेस्ट पॉसिबल तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड बीइंग प्रोएक्टिव इन नेचर। देखो इधर आओ, स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। यहां पर देखो प्रोएक्टिव एक्शंस क्या होते हैं। द बिगेस्ट पोर्शन ऑफ कंपनी स्ट्रेटेजी फ्लोज फ्रॉम प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शंस एंड अप्रोचेस, जो है ना हमने बहुत पहले अप्लाई किए थे, विच आर स्टिल वर्किंग वेल, एंड एट द सेम टाइम आप साथ साथ में कुछ न्यूली लॉन्च्ड मैनेजरियल इनिशिएटिव्स को भी ऐड करोगे। सिर्फ जो पहले फॉलो करे थे ऐसा कैसा नहीं होगा अप्लाई। आप करंट स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए पुराने अच्छे अप्रोचेस, पुराने स्ट्रेटेजीज प्लस कुछ नए इनिशिएटिव्स को ऐड करोगे, साथ में लेकर के आओगे, तो आप एक प्रोएक्टिव तरीके से, डेलिबरेट तरीके से नया स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर पाओगे अपने बिजनेस के अंदर। देखो बेटा, प्रोएक्टिव रिएक्टिव अगर क्वेश्चन आया, आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप प्रोएक्टिव में ये सेम पैराग्राफ आंसर में लिखो। आई विल शो यू अ सैंपल क्वेश्चन आल्सो व्हिच वाज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। आईसीआई का एक्सपेक्टेशन आप ये ऐसा कैसा लिखोगे। थोड़ा चैलेंजिंग है, बट अगर आप थोड़ा वर्ड्स को पिक करो, समझो कि मतलब जो पुराने बिजनेस अप्रोचेस थे, हमारे इनिशिएटिव्स थे, उनको पिक करो, कुछ नए इनिशिएटिव्स को ऐड करो, इससे हमारा नया स्ट्रेटजी बनेगा। प्रोएक्टिव रिप्रेजेंट्स कि हमारा गेम प्लान इज डेलिबरेट एंड प्रोएक्टिव, मतलब वी आर थिंकिंग डेलिबरेटली। हम इसके लिए एनालिसिस कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कर रहे हैं कि कैसे हम चीजों को बदलेंगे, कैसे हमारे कंपनी को एक फ्यूचर के नए सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करेंगे। दैट्स कॉल्ड बीइंग प्रोएक्टिव। ये आपको ऐसा कैसा पिक करके लिखना पड़ेगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसमें आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। सर व्हाट इज बीइंग रिएक्टिव? हो सकता है आपने जो प्लान किया था, आपने जो असम्पशंस लगाए थे, थिंग्स वुड हैव डन चेंज इन अ डिफरेंट वे। कुछ चीजें अपना अनसर्टेनिटीज की वजह से बदल गई होगी, सिनेरियोज बदल गए होंगे, और शायद आपका जो ओरिजिनल स्ट्रेटेजी वो फेल हो गया होगा या कंप्लीटली सक्सेसफुल, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हो सकता है आपको शायद स्ट्रेटेजी में छोटा मोटा बदलाव लाना पड़े या कभी कभी नया स्ट्रेटेजी लेके आना पड़े। फॉर एग्जांपल, एयरटेल वुडंट हैव थॉट दैट अगर जियो फ्री डेटा लेकर के आएगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कभी होगा। दैट वाज मोर लाइक अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन द इंडस्ट्री। तो एयरटेल को भी अपना बिजनेस प्लान अकॉर्डिंगली थोड़ा पॉज लेकर के बदलना पड़ा। तो इस तरीके से रिएक्टिव सिचुएशन आता है। देखो क्या बोलता है, देयर आर चांसेस that things happen that cannot be fully anticipated or planned for। कभी कभी चीजें अनएक्सपेक्टेड टर्न ले सकती है और शायद हमारा स्ट्रेटेजी विल हिट अ स्टोन वॉल। स्टोन वॉल को हिट करना मतलब कंप्लीटली फेल भी हो सकता है। तब हमें कुछ करेक्टिव एडजस्टमेंट्स या एक्शंस लेने पड़ेंगे। दैट्स कॉल्ड बीइंग रिएक्टिव। रिमेंबर, इन जनरल एक बिजनेस के स्ट्रेटेजी में दोनों एलिमेंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। प्रोएक्टिव एलिमेंट भी इंपॉर्टेंट है, रिएक्टिव एलिमेंट भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब वो एग्जाम में क्वेश्चन किस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। लेट मी शो यू वन क्वेश्चन जो एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया है रिलेटेड टू बीइंग प्रोएक्टिव एंड बीइंग रिएक्टिव। देखो, आई थिंक
जुलाई 21 के अंदर ये क्वेश्चन आया था आईसीएआई का। दिस वाज अ कंपल्सरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या बोलता है, अल्बेला फूड एंड जस्ट बी फूड्स आर सक्सेसफुली कंपीटिंग चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स इन इंडिया। सर दे बोथ आर नोन फॉर देयर इनोवेटिव अप्रोचेस, बट देखो जस्ट बी के बारे में बोल रहा है, थोड़ा वो स्लो है रेस्पॉन्ड करने के लिए, थोड़ा आपको हिंट दे रहा है कि भाई जस्ट बी थोड़ा स्लो है कंपेरेटिवली, और जो अल्बेला वो ज्यादा इनोवेटिव है। When COVID-19 पैंडेमिक हिट दी वर्ल्ड, देयर वाज अ लॉकडाउन एंड एडवर्स इंपैक्ट आया दोनों के बिजनेसेस के ऊपर। अल्बेला ने इमीडिएटली रियलाइज किया दैट जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, पोस्ट लॉकडाउन थिंग्स विल नॉट बी सेम, तो हमको इमीडिएटली प्रोएक्टिवली सोचना चाहिए और कुछ नए डिसीजंस लिए। कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग किया, ऑनलाइन फूड डिलीवरी कर सकता है आप, हाइजीन पे ज्यादा फोकस किया, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए नए प्रोडक्ट्स उनके अपने मेन्यू में इंक्लूड किए। दैट्स बीइंग प्रोएक्टिव अल्बेला। रिएक्टिव इज अबाउट जस्ट बी। देखो जैसे पॉजिटिवली अल्बेला ने ये सब काम किया, जस्ट बी को समझ में आया हमें भी कुछ इंट्रोड्यूस करने चाहिए नए मेजर्स को, तो कैन आई से जस्ट बी हियर इज साउंडिंग टू बी रिएक्टिव एंड अल्बेला इज मोर प्रोएक्टिव। तो एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 1 है कि भाई अल्बेला का आंसर प्रोएक्टिव अप्रोच है, जस्ट बी का अप्रोच कौन सा था, रिएक्टिव था। फिर उन्होंने सेम प्रोएक्टिव का पूरा फर्स्ट पैराग्राफ लिख दिया, रिएक्टिव का फर्स्ट पैराग्राफ लिख दिया। उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे थे, पहला दोनों ने क्या क्या अप्रोच फॉलो किया, फिर उस अप्रोच को डिफाइन करो, फिर किसका अप्रोच बेटर था। देखो रियल लाइफ में दोनों अप्रोचेस इक्वली इंपॉर्टेंट है, पर क्योंकि इस सिचुएशन में क्लियरली उन्होंने एम्फसाइज किया, क्योंकि अल्बेला वाज प्रोएक्टिव इसलिए उनको जल्दी फायदा मिला, तो उनके हिसाब से आंसर रहेगा हियर प्रोएक्टिव सपोज टू बी मोर बेटर देन द रिएक्टिव अप्रोच। तो उनका थर्ड आंसर रहेगा, देखो प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी सीम्स टू बी बेटर देन द रिएक्टिव स्ट्रेटजी इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी तक हमने मैनेजमेंट वर्ड पढ़ा, स्ट्रेटेजी वर्ड पढ़ा, स्ट्रेटेजी में एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव के ऊपर, उसको डिस्कस किया। आर यू कंफर्टेबल विद दिस? पक्का? कैन यू मूव ऑन? अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे जाते हैं जहां पर सबसे कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कम टू पेज नंबर 1.6, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। देखो हम लिटरली एग्जाम में स्ट्रेटेजी पे क्या क्वेश्चन आ सकता है, मैनेजमेंट पे क्या क्वेश्चन आ सकता है, हर स्पेसिफिक क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से डिस्कशन कर रहे हैं। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? सिंपल शब्दों में ढंग से सुनना। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस एंड इट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस बिकॉज यू आर गोइंग टू मैनेज थिंग्स हियर, सो इट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस। उसमें क्या करोगे सर आप? सिंपल शब्दों में 5 स्टेप्स होते हैं। आप आज किधर हो ये पता करो, अब यहां से कहां जाना चाहते हो वो पता करो। सो फर्स्ट इज वेयर आर वी करंटली, मतलब योर करंट सिचुएशन पता होना चाहिए। इसके बेसिस पे वेयर डू यू वांट टू बी, आपका विजन क्या है, आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो डिफाइन करोगे आप। फिर सर इफ लेट्स से दिस इज माय करंट पोजीशन एंड आई वांट टू रीच हियर, ये जो गैप है यहां मैं कैसे पहुंच सकता हूं, हाउ कैन आई रीच देयर? देयर कैन बी मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स, आई नीड टू पिक द राइट स्ट्रेटेजी एंड देन क्राफ्ट अ स्ट्रेटेजी। तो सर बेसिकली पहला स्टेप है वेयर आर वी, करंट सिचुएशन को एनालाइज करो, उसके हिसाब से डिसाइड करो वेयर डू यू वांट टू बी, आपका विजन क्या है, मिशन क्या है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या आप अचीव करना चाहते हो वो डिफाइन करो। फिर सोचो हम ये अचीव कैसे करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस, उनको इवैल्यूएट करके सही स्ट्रेटेजी को, ऑल्टरनेटिव को पिक करो और स्ट्रेटेजी को डिजाइन करो। फिर क्या है, सिंपल है, स्ट्रेटेजी बनाया उसको इंप्लीमेंट करने का है, दैट इज इंप्लीमेंटिंग द राइट स्ट्रेटेजी एंड देन इंश्योरिंग कि जो आपने सोचा था क्या आप वहां तक पहुंच रहे हो या नहीं पहुंच रहे हो। तो रियल लाइफ में आप पहले सोचते हैं कि हम जहां पर है और जहां जाना चाहते हैं उसके लिए पहले विजन बनाएंगे, स्ट्रेटेजी को सेलेक्ट करके स्ट्रेटेजी बनाएंगे, स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करेंगे और आफ्टर इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी हो सकता है कुछ करेक्टिव एक्शंस भी लेना पड़े टू एंश्योर कि हमने हमारा विजन को अचीव किया या नहीं किया। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। देखो क्या बोलता है, इट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन। ऑनेस्टली यहां से शुरू नहीं होता है, ये शुरू होता है वेयर आर वी से। उन्होंने डायरेक्टली स्टार्ट किया वेयर डू यू वांट टू बी से, इट्स ओके। फिर देखो आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी बनाओगे, उस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट या एग्जीक्यूट करोगे एंड जब आप स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट करोगे हो सकता है आप वो रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पा रहे हो, आपको शायद कुछ करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे ताकि आपका स्ट्रेटेजी आपके डिजायर्ड विजन को, आपके गोल्स को आपको अचीव करने में हेल्प करे। दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सिंपल शब्दों में इट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस जिसके अंदर आप विजन बनाते हो, ऑब्जेक्टिव और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, सही स्ट्रेटेजी को सेलेक्ट करके क्राफ्ट करते हो
उसको इंप्लीमेंट करते हो, एंड आफ्टर इंप्लीमेंटिंग यू मे रियलाइज कुछ करेक्टिव एक्शंस का जरूरत होगा, उसको करेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट करोगे. दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. 1 मिनट स्पेंड करो, डेफिनेशन को पढ़ो, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा. मैंने आपको रेगुलर लेक्चर्स में एक डायग्राम दिखाया होगा ऐसा वाला, ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूं. ये डायग्राम दिखाया होगा. वेयर आर वी, वेयर डू यू वांट टू बी, हाउ कैन वी गेट देयर, एंड उसके बाद में विच इज द बेस्ट पॉसिबल वे, एंड हाउ डू यू एंश्योर द अराइवल. ये पूरा प्रोसेस समझाया होगा. यही हमारा डेफिनेशन है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का. ये ओल्ड सिलेबस में था, रिवाइज सिलेबस में आईसीए ने निकाल दिया, बट इंपॉर्टेंट है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. Don't worry, this is not covered in ICM module. It is not part of your syllabus. ये सबसे लास्ट में बस रेफरेंस के लिए इंक्लूड किया है मैंने. Do you understand the definition of strategic management? अब एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है. क्या पूछेगा? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स. सुनो, एडवांटेजेस अलग है, डिसएडवांटेजेस अलग है. ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा. 2 ऑब्जेक्टिव उन्होंने क्लियरली मेंशन किए. मुझे बताओ ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं. एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जो पूरे एसएम के अंदर रेलेवेंट रहेगा, टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? इट मींस एन एज ओवर योर कॉम्पिटिटर. इट मींस एन एज ओवर योर कॉम्पिटिटर. डिटेल में डिस्कस चैप्टर नंबर 2 में होगा, डोंट वरी. इट मींस एन एज ओवर योर कॉम्पिटिटर. और आपको कब ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा? अरे हो सकता है आपके बिजनेस के अंदर कुछ ऐसे कॉम्पिटेंसीज रहेगी. सो देयर आर 2 वर्ड्स, वन इज कोर कॉम्पिटेंसी, सेकंड इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करने के लिए कोर कॉम्पिटेंसीज होना चाहिए, एंड कोर कॉम्पिटेंसीज को डेवलप किया जाता है, इनबिल्ट नहीं रहता है. सो कोर कॉम्पिटेंसीज आपकी वो कैपेबिलिटीज है, बहुत सारे ऐसे स्किल सेट है जिसकी वजह से लोग आपको प्रेफर करते हैं रादर देन योर कॉम्पिटिटर. दैट इज व्हाई यू आर परफॉर्मिंग बेटर देन योर कॉम्पिटिटर. सो कैन आई से द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. यही आपको मेन ऑब्जेक्टिव है. एंड दूसरा चीज याद है, बीसीके में पढ़ाया था, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, बदलते रहता है. तो इस बदलते हुए एनवायरनमेंट को, इस अनसर्टेन एनवायरनमेंट को कैसे डील करना चाहिए और कैसे अपने आप को सही डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए, उसके अंदर भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है. कम हियर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. नंबर 1, टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सो दैट यू कैन आउट परफॉर्म योर कॉम्पिटिटर्स. एंड नंबर 2, to guide the company successfully when there are changes in your business environment. ये 2 ऑब्जेक्टिव लिख के दिए हैं, ऐसा का ऐसा आपको लिखना पड़ेगा. बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. पढ़ो वापस से. डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए. रीडिंग टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो. ठीक है, नीचे आ जाओ. कैन यू सी इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? बहुत बार पूछा, आईसीए का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है. एडवांटेजेस क्या है? दिमाग लगाओ, शांति से सुनो. सर, पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस हमको समझ गया. डोंट यू थिंक, आपको मैंने स्वॉट एनालिसिस पढ़ाया था, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इनडायरेक्टली बोल रहा है खुद पे स्वॉट एनालिसिस लगाओ, अपने स्ट्रेंथ वीकनेस को ढूंढो, मार्केट में किधर अपॉर्चुनिटी है किधर थ्रेट है उसको आइडेंटिफाई करो. So don't you think strategic management will help you in exploiting the opportunities, in defending yourself from threats? It is teaching you to be proactive. मतलब rather than being mere spectators, वो आपको बता रहा है कि कैसे आप थोड़ा प्रोएक्टिव होकर के फ्यूचर में जो अपॉर्चुनिटीज आने वाली है उसको प्रिडिक्ट करके एक्सप्लॉइट कर सकते हो आप. यस और नो? एक तरीके से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मुझे अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने में हेल्प कर रहा है, थ्रेट्स से अपने आप को डिफेंड करने में हेल्प कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम एक पूरा फ्रेमवर्क दे रहा है ताकि मैं डिसीजंस ले सकता हूं. डोंट यू थिंक? अगर आप प्रैक्टिकली सोचो, आज हम कहां पर है, हमने एनालाइज किया, हम कहां जाना चाहते हैं वो डिफाइन किया, इससे पता चलेगा कि क्या क्या ऑप्शंस है. फिर ऑप्शंस को भी आप इवैल्यूएट करके सही ऑल्टरनेटिव को ढूंढ रहे हो. सो इट इज क्रिएटिंग अ लॉजिकल फ्रेमवर्क ताकि एक सिचुएशन से आप कैसे डील कर सकते हो, हाउ कैन यू मेक अ डिसीजन, वो डिसीजन मेकिंग इजी होता है. सो इट प्रोवाइड्स अ लॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग राइट स्ट्रेटेजिक चॉइसेस. ये एक मेन एसेंशियल एडवांटेज है आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का. सर, डोंट यू थिंक ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ही हेल्प करेगा कोर कॉम्पिटेंसीज को बिल्ड करने में, डेवलप करने में?
क्योंकि आप सोचोगे आपके स्ट्रेंथ्स के बारे में, आप सोचोगे आपके वीकनेसेस के बारे में, आप सोचोगे कि हमारे कब कब वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट नहीं किया तो अपॉर्चुनिटी मिस आउट हो जाएगा। याद करो टोज मैट्रिक्स, SO इज द बेस्ट सिचुएशन। तो कभी कभी जहां पर आपका वीकनेस है वहीं अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटी है तो आप अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना चाहोगे। तो कैन आई से योर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज गोइंग टू फोर्स यू कि कैसे आपने कोर कॉम्पिटेंसीज बिल्ड करना चाहिए ताकि आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर सकते हो। ये एक तरीके से आपको एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लेकर के आएगा जिससे आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे देन योर कॉम्पिटिटर्स, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। लेट्स रीड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पहला पॉइंट देखो क्या बोलता है, मेजर बेनिफिट्स आर प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। तो पहला लाइन तो सिंपल रहेगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ज्यादा फोकस करता है कि ज्यादा प्रोएक्टिव रहो रादर देन ओनली रिएक्टिव। मतलब ये नहीं बोल रहा है सिर्फ रिएक्टिव नहीं, मतलब रिएक्टिव होना चाहिए पर सिर्फ रिएक्टिव होके फायदा नहीं है। अगर आप सिर्फ रिएक्टिव रहोगे तो क्या होगा, यू आर जस्ट अ स्पेक्टेटर, चीजें जैसे बदलेगी हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। प्रोएक्टिव होगे तभी तो फायदा आएगा, तभी तो एक्सप्लॉइट कर पाओगे अपॉर्चुनिटीज को। तो देखो क्या बोल रहा है सर, आपको ज्यादा प्रोएक्टिव बनने के लिए फोकस कर रहा है रादर देन जस्ट बीइंग रिएक्टिव। मतलब सर इट विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू कंट्रोल देयर ओन डेस्टिनी इन अ बेटर मैनर। मतलब आप सर एनवायरनमेंट में आने वाले जो बदलाव है उन सब अलग अलग चीजों को पहले से फोरकास्ट करने का ट्राई करेंगे, सोचेंगे चीजें कैसे बदलेगी, तो शायद आप उनको बेटर तरीके से एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। इट विल हेल्प यू इन डीलिंग विद द बिजनेस एनवायरनमेंट का अनसर्टेनिटीज इन अ बेटर मैनर। डू यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पॉइंट? नंबर 2 पे आओ, प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग। मैंने एक्सप्लेन किया क्योंकि ये आपको बताएगा अपने खुद के बिजनेस पे स्वॉट एनालिसिस लगाओ, स्ट्रेंथ वीकनेस ढूंढो, मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढो। तो एक तरीके से पूरे डिसीजन मेकिंग का फ्रेमवर्क बना रहा है, लॉजिकल तरीके से आपको एक पूरा फ्रेमवर्क या डिजाइन करके पूरा दे रहा है ब्लूप्रिंट, ताकि आप सही डिसीजन ले सकते हो। तो देखो इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर बिजनेस डिसीजंस। एग्जांपल, आपने अपने सप्लायर को खरीदना चाहिए, जो सप्लायर आपको रॉ मटेरियल दे रहे हैं ना, यू शुड अक्वायर द कंपनी ऑफ सप्लायर। क्यों? क्योंकि हो सकता है सप्लायर का बार्गेनिंग पावर बढ़ रहा है एंड योर कॉम्पिटिटर्स आर ट्राइंग टू बाय दैट कंपनी। इसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आपके बिजनेस के ऊपर आएगा। डोंट यू थिंक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉलो करते रहोगे तभी तो डिसीजन ले पाओगे। तो जितने भी मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजंस है, किस प्रोडक्ट को बेचना चाहिए, किसको नहीं बेचना चाहिए, किस नए बिजनेस में एंटर करने का ट्राई करना चाहिए, किसको एग्जिट करना चाहिए, सारा डिसीजन मेकिंग पॉसिबल रहेगा अगर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को फॉलो करते हैं। नंबर 3, पाथ फाइंडर। सर ये एक्चुअली में आपको हेल्प करेगा अच्छे फ्यूचर को इंश्योर करने के लिए। इनडायरेक्टली आपको हेल्प कर रहा है टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि आप फोरकास्ट करेंगे, सोचेंगे तो फ्यूचर में कहां अच्छा होने वाला है वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना। देखो इट इज कंसर्न विद इंश्योरिंग अ गुड फ्यूचर फॉर द फर्म। इट विल एक्ट एज अ पाथ फाइंडर टू वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। मैंने हर एक पॉइंट में इंपॉर्टेंट वर्ड्स को बोल्ड में मार्क किया है। वही वर्ड्स अगर आपने पिक किया ना, सेंटेंस बिल्डिंग होगा। आपको वो वर्ड्स पिक करके समझना चाहिए। पाथ फाइंडर हियर रिप्रेजेंटिंग आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज। फिर देखो अपॉर्चुनिटी का ऑपोजिट क्या है, थ्रेट्स है। तो इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू एक्ट एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस। मतलब एक प्लान्ड डिफेंस बनेगा। डिफेंस अगेंस्ट व्हाट? डिफेंस अगेंस्ट थ्रेट्स। सो हियर दिस रिप्रेजेंट्स योर अपॉर्चुनिटी। लिख दो इंपॉर्टेंट वर्ड, दिस रिप्रेजेंट्स योर अपॉर्चुनिटी एंड दिस रिप्रेजेंट्स योर थ्रेट्स। देखो it will also serve as a corporate defense, मतलब planned defense mechanism against the mistakes and pitfalls, things which can actually trouble a organization। उसको आप पहले प्लान करके उसके अगेंस्ट बेटर प्रिपेयर्ड हो सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर डोंट यू थिंक दिस विल हेल्प यू इन डेवलपिंग योर कोर कॉम्पिटेंसीज? क्योंकि वही तो मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करने में हेल्प करेगा। अरे यही तो मुझे बताएगा मेरे स्ट्रेंथ्स, क्यों मेरे लिए स्ट्रेंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों हमारी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना चाहिए। देखो इट विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू इवॉल्व सर्टेन कोर कॉम्पिटेंसीज एंड इट विल रिजल्ट इन टू अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वही वर्ड्स है बेटा, बस यू शुड नो कि हेडिंग में क्या वर्ड्स पिक करने का है। हम क्या पढ़ रहे हैं? एडवांटेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पहला एडवांटेज क्या था? इट विल टीच यू टू बी मोर प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ ओनली रिएक्टिव, so that you can control your own destiny. Number 2, it provides you a framework of decision making. All important major business decisions regarding product, regarding acquisition of suppliers and all can be made properly if you have a proper strategic management process in place. Number 3, it will act as a pathfinder. It will help you to identify all important business opportunities so that it can shape up, good future for your firm. It will also help you in creating a proper defense mechanism against all the mistakes and threats in the environment. It will also help you to build your core competencies so that you can achieve a competitive advantage. समझ में आ रहा है क्या? And last point, हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव रहता है गोइंग कंसर्न में प्रॉब्लम ना आए।
आपका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल अच्छा रहे, दैट इज इंश्योरिंग द लॉन्जिविटी, दैट इज आपका लॉन्ग टर्म तक बिजनेस को कोई प्रॉब्लम ना आए और आप अच्छे से कॉम्पिटिटिव इस एनवायरनमेंट में, डायनेमिक एनवायरनमेंट में डिसेंट पोजीशन होल्ड करके परफॉर्म करते रहें, वो इंश्योर करेगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन हायर साइड 5 मार्क के लिए आएगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन लिखने का, कोई भी 4 या 5 मार्क के लिए, हायर साइड में 5 पॉइंट चाहिए, even 4 in certain cases will work because the definition carries 1 mark. Are you understanding this? Spend 2 minutes, read all the advantages. Can you go to limitations now? आ जाओ, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सबसे पहला तो जब भी क्रिटिसाइज करना है, कॉस्टली प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग। आओ देखो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ऑब्वियसली सोचना पड़ेगा स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट लगाना क्यों है, प्लानिंग करना पड़ेगा, करंट सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ेगा, मार्केट एनवायरमेंट को समझना पड़ेगा। इट्स डेफिनेटली अ वेरी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। देखो दूसरा वाला पॉइंट, इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। पहला पॉइंट देखो कॉस्टली प्रोसेस में क्या है, सर इट एड्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस टू एन ऑर्गेनाइजेशन। तो स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल नहीं होगा, जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। एक एक सही लाइन को पिक करो। सर टाइम कंज्यूमिंग, ऑब्वियसली ऑल दीज स्ट्रेटजीज आर गोइंग टू रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम। इससे हमारा डे टू डे जो ऑपरेशन है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। ऑब्वियसली टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, नए लोगों को हायर करना पड़ेगा, तो कॉस्टली भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। अब तीसरा चीज जो हमेशा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में होगा, बिजनेस एनवायरमेंट इज अनसर्टेन। डायनेमिक बोलो तो पॉजिटिव है, अनसर्टेन बोलो तो नेगेटिव है। डायनेमिक इज साउंडिंग पॉजिटिव, चीजें बदलती है, अनसर्टेन इज चीजें बदलती है। डू यू गेट माय पॉइंट? सो अब कितने भी अच्छा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगा लो, कितना भी प्रोएक्टिव रिएक्टिव हो जाओ, थिंग्स स्टिल कैन गो डिफरेंटली। नो वन प्रिडिक्टेड हाउ कोविड-19 कैन इंपैक्ट। लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिस्ट ने अपना एक्सपेक्टेशन लगाया नहीं होगा ऐसा कभी कुछ होगा आइडियली। अपने ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस में ऐसा कभी पैंडेमिक को प्रोविजन क्रिएट नहीं किया होगा उस चीज के लिए। तो सर देयर आर ऑलवेज चांसेस दैट एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्ब्यूलेंट। इट मे नॉट गो एज यू आर एक्सपेक्टिंग। देखो इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट एंड एग्जैक्टली पिन पॉइंट कि एग्जैक्टली क्या फ्यूचर में इंपैक्ट आएगा। आपके एस्टिमेशंस, आपके एक्सपेक्टेशन गलत हो सकते हैं, चाहे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कितना भी अच्छा हो, शायद चीजें आपके हिसाब से प्लान तरीके से नहीं जाएगी। एंड लास्ट पॉइंट आपको बोला भी था, अगर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगा रहे हो तो कॉम्पिटिटर भी तो लगा रहे हैं। कॉम्पिटिटर के रिस्पॉन्स को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। अगर आपने कोई स्ट्रेटेजी लगाया तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई रिस्पॉन्स मैकेनिज्म तो आएगा, और वो रिस्पॉन्स आपका स्ट्रेटेजी फुलफिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, डील कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, बहुत डिफिकल्ट होगा बोलना। तो देखो लास्ट पॉइंट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेस। देखो ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर ट्राइंग टू बी मूव, बस हर कोई स्ट्रेटेजिकली सही तरीके से मूव करना चाहता है। एंड सर बहुत डिफिकल्ट है क्लियरली एस्टिमेट करना, अगर आपने कोई स्ट्रेटेजी लगाया तो कॉम्पिटिटर उसके लिए कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। 4 लिमिटेशंस, कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉम्पिटिटर के रिस्पॉन्स को प्रिडिक्ट करना मुश्किल रहेगा, और सर आखिरी में एक पॉइंट जो हमेशा आएगा, बिजनेस इज हाईली डायनेमिक एंड अनसर्टेन। इट इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, थिंग्स कैन कीप ऑन चेंजिंग। डू यू अंडरस्टैंड 4 लिमिटेशंस? देखो अभी तक एग्जाम के हिसाब से क्या पढ़ा, मैनेजमेंट 2 पर्सपेक्टिव, स्ट्रेटेजी का डेफिनेशन प्रोएक्टिव रिएक्टिव। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड गाइडिंग द कंपनी हाउ टू डील विद द बिजनेस अनसर्टेनिटीज। फिर उसके इंपॉर्टेंस को पढ़े, मतलब बेनिफिट्स को पढ़े, और लिमिटेशंस को पढ़े। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, लिमिटेशंस क्या है, केस स्टडी बनाएगा, तुम कंपनी के स्ट्रेटेजिक ऑफिसर हो, लिमिटेशंस क्या होती है। स्ट्रेटेजिक ऑफिसर इज अ जोक, क्वेश्चन इज लिमिटेशंस। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन, 4 लिमिटेशन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, अब इस सब के अलावा एक लॉजिकल एरिया जहां क्वेश्चन आना चाहिए अच्छा,
दैट इज स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये लेवल्स आपको चैप्टर 7-8 में बेटर समझेंगे जब हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। बट ब्रॉडर लेवल पे, ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के लिए 3 लेवल है, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। अज्यूम कर लो सिंपल शब्दों के अंदर टाटा मोटर्स, उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज आती है, टाटा मोटर्स का हेड ऑफिस रहेगा, कॉर्पोरेट स्टाफ रहेगा। अब टाटा मोटर्स के अंदर इंडिया ऑपरेशंस भी है, जैगुआर लैंड रोवर ऑपरेशंस भी है, कहना इसे इंडिविजुअल बिजनेस लेवल के मैनेजर्स रहेंगे। हर बिजनेस के अंदर परचेज डिपार्टमेंट का इंसान भी रहेगा, सेल्स डिपार्टमेंट के लोग भी रहेंगे, एचआर डिपार्टमेंट के लोग भी रहेंगे, मतलब कहना इसे हर रेस्पेक्टिव फंक्शंस के लोग भी रहने वाले हैं। तो आपका हेड ऑफिस वाला जो पार्ट हो गया वो कॉर्पोरेट लेवल हो गया, इंडिविजुअल फंक्शन के लिए जो लोग हैं वो फंक्शन लेवल मैनेजर्स हो गए, सॉरी बिजनेस लेवल मैनेजर्स हो गए, और हर बिजनेस में काम करने वाले रेस्पेक्टिव फंक्शन वाले लोग रहेंगे, परचेज फंक्शन, सेल्स फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन, एचआर फंक्शन। एग्जाम में क्या पूछता है, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर का काम क्या रहता है, रोल ऑफ अ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, रोल ऑफ अ फंक्शन लेवल मैनेजर। बिजनेस लेवल मैनेजर में लिखा बहुत कम है इसलिए क्वेश्चन नहीं आता है, समझ रहे हो मेरे बात। तो 3 लेवल्स है, तीनों को फटाफट से पढ़ेंगे, उड़ा देंगे। आ जाओ, 3 लेवल्स, corporate level, business level, functional level. Come to page number 1.9. Corporate level manager. It consists of CEOs or other senior executives. ये सबसे टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हो गया। तो कैन आई से ये कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर का काम क्या रहेगा, कंपनी का विजन बनाना, कंपनी लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करना, समझ रहे मेरा बात। फिर एज अ बिजनेस हमने सोचो ना, एज अ ऑर्गेनाइजेशन कौन से नए कंपनी को खरीदना चाहिए, कौन से डिवीजन या डिपार्टमेंट को बेच देना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट को बंद कर देना चाहिए, ये डिसीजन मेकिंग करेगा कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। यस और नो। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर ये भी इंश्योर करेगा कि भाई बिजनेस लेवल मैनेजर्स जो रेस्पेक्टिव बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं वो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब दे आर मोर लाइक एक्टिंग एज अ a bridge between your stakeholders and your actual people working for the company। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये आपके स्टेक होल्डर्स हैं और ये आपके बिजनेस लेवल मैनेजर एंड फंक्शनल लेवल मैनेजर्स हैं। ये लोग काम कर रहे हैं, ये लोग ओनर्स हैं, इनके बीच में दोनों को इंश्योर करने का काम कौन कर रहा है, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर कर रहा है। कौन कर रहा है, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। अब देखो एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स कैन इंक्लूड सीईओ, ठीक है, नीचे आओ। सीईओ इज द प्रिंसिपल जनरल मैनेजर। सर ये क्या डिसाइड करेंगे कि हमको रिसोर्सेज कितने कितने एलोकेट करने, बोला ना मैंने आपको, अगर हमको 100 करोड़ इन्वेस्ट करने का है तो 100 करोड़ कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करने का है। अब सोचो ना, आईटीसी में बहुत सारे बिजनेसेस हैं, तो आईटीसी का जो कॉर्पोरेट ऑफिसर रहेगा वो क्या डिसाइड करेगा, टोबैको में कितना इन्वेस्टमेंट करने का है, होटल इंडस्ट्री में कितना इन्वेस्ट करने का है, एफएमसीजी में कितना इन्वेस्ट करने का है, कोई नया इंडस्ट्री शुरू करने का क्या, मतलब फॉर एग्जांपल आईटी इंडस्ट्री, तो आईटीसी का आईटी कंपनी भी है, समझ रहे हो मेरा बात, उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मतलब इट्स अ डिसीजन मेकिंग, रिसोर्सेज कहां एलोकेट करूं, कितना, कौन से बिजनेस को बेच दूं, कौन से बिजनेस को नया खरीद लूं। डोंट यू थिंक दीज आर ऑल माय डिसीजंस एट अ कॉर्पोरेट लेवल। देखो डाइवेस्टमेंट कैसे करने का है, एक्विजिशन कैसे करने का है, दे ऑल्सो एक्ट एज अ लिंक बिटवीन पीपल हु ओवरसी डेवलपमेंट ऑफ फर्म एंड दोज हु ओन इट। बोला ना, ओरिजिनल शेयर होल्डर जो है और जो रन करते हैं कंपनी को, उन दोनों के बीच में लिंक है ये, क्योंकि वो लोग ही शेयर होल्डर से कम्युनिकेट करेंगे और वो लोग ही बिजनेस लेवल एंड फंक्शन लेवल का हायरिंग करके उनसे काम करवाएंगे। नीचे आओ, मैंने एक रोल ऑफ अ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर को सेपरेटली लिख के दिया है एग्जाम के लिए। दे डिफाइन द मिशन एंड गोल्स, दे डिटरमाइन व्हाट बिजनेसेस इट शुड बी इन, मतलब कौन से बिजनेस को हमने कंटिन्यू करना चाहिए या किसको डाइवेस्ट कर देना चाहिए, रिसोर्सेज कैसे अलोकेट करना चाहिए, फिर सर इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कैसे स्ट्रेटजीज बनने चाहिए उसमें हेल्प करेंगे। Rather they provide a leadership for the overall organization। ये रोल को मार्क करना इंपॉर्टेंट है। 4 पॉइंट आसानी से याद रखो। विजन मिशन सेट करते हैं कंपनी लेवल पे, कंपनी लेवल पे इंश्योर करते हैं क्या बिजनेस में कंटिन्यू करना चाहिए, किस बिजनेस को डाइवेस्ट कर देना चाहिए। ये आपको ये भी डिसाइड करने में हेल्प करते हैं रिसोर्सेज कैसे कैसे एलोकेट करना है हमारे अलग अलग बिजनेस के अंदर, हर बिजनेस के ओवरऑल स्ट्रेटेजीज को कैसे अच्छे से इंप्लीमेंट करने में हेल्प करना है उसके ऊपर गाइडेंस देते रहेंगे। दे आर प्रोवाइडिंग लीडरशिप टू द एंटायर कंपनी, दे आर अ लिंक बिटवीन द ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड द पीपल हु आर रनिंग द कंपनी। दैट इज द रोल ऑफ अ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। 2 मिनट स्पेंड करो, इसको पढ़ो। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर सबसे इंपॉर्टेंट है आउट ऑफ ऑल 3 लेवल्स। रिवीजन सेशंस में हम फालतू में एग्जांपल्स पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सीधा कॉन्सेप्ट एंड आंसर क्या लिखने का है।
ठीक है। नंबर 2, बिजनेस लेवल मैनेजर। उनके बारे में कंटेंट बहुत कम है। बेसिकली क्या बोल रहे हैं, देखो तुम यहां पे कॉर्पोरेट लेवल पे आ गए, अब तुम्हारा जो डिवीजन है, मतलब फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन, सर्विस डिवीजन, ये भी बिजनेस लेवल मैनेजर हो सकते हैं। इनको आप बिजनेस लेवल मैनेजर बोलो, डिविजनल लेवल मैनेजर बोलो, डिपार्टमेंट हेड बोलो, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो आप। समझ रहे हो मेरा बात? ये सब्जेक्टिव है। लोग प्लांट्स में डिवाइड करते हैं कंपनी को, प्लांट 1 2 3, तो प्लांट हेड है ये। समझ रहे हो मेरा बात? तो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स। बॉटम लाइन, ये एक डेडिकेटेड बिजनेस के लिए या एक डेडिकेटेड प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। नॉर्मली बड़े कंपनीज में सामान के चलो, इन अ कंपनी लाइक आईटीसी, एफएमसीजी, आपका एक अलग बिजनेस डिवीजन हो गया। जैसे आपने सेगमेंट रिपोर्टिंग पढ़ा होगा, हर सेगमेंट आपका एक अलग बिजनेस डिवीजन रिप्रेजेंट करता है उस सेगमेंट के लिए। मतलब आपका टोबैको प्रोडक्ट का डिवीजन अलग हो गया, आपका आईटीसी में पेपर प्रोडक्ट का डिवीजन अलग हो गया, एफएमसीजी अलग से हो गया आपका। समझ रहे हो? ऐसा होटल अलग से हो गया। ये अलग अलग आपके सेगमेंट्स कहलाएंगे या बिजनेसेस कहलाएंगे। इनके जो लीडर्स रहेंगे वो कहलाएंगे बिजनेस लेवल मैनेजर्स। कहना इसे वो बिजनेस स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बनाएंगे। Obviously, they will keep in mind the corporate level strategy and उसके साथ साथ में consistently business level strategy बनाएंगे। They will work very closely with other functional level managers, क्योंकि हर बिजनेस के अपने फंक्शनल मैनेजर्स रहेंगे ना, उन सबसे रेस्पॉन्स लेकर के सही बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज बनाए जाएंगे। इनको हम डिवीजन हेड, प्लांट हेड, बिजनेस हेड भी बोल सकते हैं। तो एक काम करो, देखो बिजनेस लेवल मैनेजर्स कंसिस्ट ऑफ डिविजनल मैनेजर्स एंड स्टाफ। दे कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज हेड ऑफ द डिवीजन। इनका मेन काम क्या है? उस स्पेसिफिक बिजनेस के लिए, इंडिविजुअल बिजनेस के लिए लॉजिकल स्ट्रेटेजीज को बनाना। हां, दे विल कीप इन माइंड कि कॉर्पोरेट लेवल पे हम क्या सोच रहे हैं, बट उसको हम कैसे कन्वर्ट करके हमारे बिजनेस के लिए स्ट्रेटेजी बनाए। मतलब आईटीसी में टोबैको प्रोडक्ट में सिगरेट्स का फ्लेवर क्या क्या होना चाहिए, कौन सा सिगरेट कितना बेचने का है हमको, उसमें क्या स्टैट्यूटरी वार्निंग देने का है हमको आइडियली। मतलब एक बिजनेस स्पेसिफिक डिसीजन मेकिंग करना। होटल इंडस्ट्री में हमें कितने नए होटल शुरू करने चाहिए, या नया होटल शुरू करने के बजाय लोगों के जो होटल्स उनको फॉर्च्यून होटल्स को रन करना चाहिए। डू यू गेट माय पॉइंट? ये जो बिजनेस स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज और डिसीजंस हो गए, वो कौन लेगा? बिजनेस लेवल मैनेजर लेगा। इसके बारे में कंटेंट इतना ही है। देखो, दे इंश्योर कि डिटेल स्ट्रेटजीज बनेंगे ताकि हम प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। वो तो स्टैंडर्ड पॉइंट है, हर किसी का काम रहता है। यहां पर कंटेंट बहुत लिमिटेड है, चांसेस बहुत कम आने का। एमसीक्यू में आ सकता है दैट दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज हेड ऑफ द डिवीजन और डिविजनल मैनेजर्स। ये वर्ड को मार्क कर लेना। ठीक है। लास्ट वन, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। ये वो लोग हैं जो रेस्पेक्टिव फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब एक बिजनेस में मल्टीपल फंक्शंस हैं। एक एग्जांपल देख लो फटाफट से, 1 मिनट के लिए समझ में आ जाएगा। टाटा मोटर्स, इनके कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स रहेंगे ऊपर। नाउ बिलो देम दे मे हैव 2 business divisions. Let's say Indian Business Division and JLR. यहां पे जो हेड हो गए वो मेरे लिए कहलाएंगे बिजनेस लेवल मैनेजर। अब JLR में भी बहुत सारी कंपनीज है, मैं वहां नहीं जा रहा हूं, बट आपको एक ब्रॉडर ओवरव्यू दे रहा हूं। अब इसके अंदर हमारे पास में परचेज डिपार्टमेंट रहेगा, सेल्स डिपार्टमेंट रहेगा, HR डिपार्टमेंट रहेगा, फिर हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रहेगा। इनके जो हेड्स हैं दे विल बी कॉल्ड एज माय फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। डोंट यू थिंक ये भी एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं? दे वर्क वेरी क्लोजली विद द कस्टमर्स, दे वर्क वेरी क्लोजली विद माय सप्लायर्स। ग्रास रूट पे, मतलब ग्राउंड लेवल पे एक्चुअल रियलिटी क्या इनको मालूम रहेगा। सो एक तरीके से ये लोग हेल्प करते हैं इंडिविजुअल फंक्शनल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, एंड इवन जो बिजनेस लेवल लीडर है उनको भी राइट पिक्चर वो लोग प्रोवाइड करते हैं ना। तो सर एक तरीके से फंक्शनल लेवल मैनेजर स्पेसिफिक फंक्शन के हेड होते हैं, वो उनको रिस्पेक्टिव फंक्शन के लिए स्ट्रेटेजी बनाने का है। परचेज अच्छे से अच्छा होना चाहिए, सेल्स बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए, HR डिपार्टमेंट वाला प्रॉपर स्टाफिंग अच्छे से होना चाहिए हमारे बिजनेस डिपार्टमेंट के अंदर, मार्केटिंग सही से होना चाहिए आइडियली। तो दे आर responsible for their dedicated function, but at the same time they assist
business level manager in making right decisions because they're working very closely with my ground reality. Do you understand this? So they hold a very strong position. हाँ सर, ऐसा बोल सकते हैं एक कॉर्पोरेट लेवल जो आपका विजन मिशन क्रिएट करता है वही फ्लो हो करके हमारे फंक्शनल लेवल मैनेजर्स तक जाता है. नॉर्मली दे आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी इन नेचर. ऊपर से जो इन्फॉर्मेशन फ्लो करके आया उसके बेसिस पे या ग्राउंड लेवल पे आपके स्ट्रेटजीज को बनाया जाता है. दे आर कॉल्ड एज माय फंक्शनल लेवल मैनेजर्स. आ जाओ पढ़ के खत्म करते हैं. एग्जाम में क्या लिखने का? देखो फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है. फंक्शनल लेवल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस. एग्जांपल एचआर, परचेज, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कस्टमर सर्विस एटसेट्रा. ये आपका क्लियर डेफिनेशन हो गया. वो लोग क्या करेंगे? अपने रिस्पेक्टिव फंक्शनल स्ट्रेटजीज को बनाएंगे. हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे. आएगा ना चैप्टर नंबर 6 में मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एचआर स्ट्रेटजी, फाइनेंशियल स्ट्रेटजी. याद आएगा आपको ये सब? प्रोडक्शन स्ट्रेटजी, लॉजिस्टिक्स स्ट्रेटजी. वो लोग अपने रिस्पेक्टिव स्ट्रेटजीज को बनाएंगे. एंड सर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पॉइंट नंबर ई को देखो. सिंस these managers are working very close to the customers then other general managers, इसीलिए वो अपने आप में खुद ही ऐसे इंपॉर्टेंट आइडियाज को जनरेट कर सकते हैं जो अपने आप में इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज बन सकती है फ्यूचर में. इसीलिए जो हमारे ये बिजनेस लेवल के मैनेजर्स हैं ना, जो जनरल मैनेजर्स हैं, दे वांट टू वर्क वेरी क्लोजली विद द फंक्शनल लेवल मैनेजर्स ताकि उनसे आइडियाज मिलकर के हम नए स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं. यही लोग कॉर्पोरेट लेवल से लेकर के नीचे लेवल तक का सारे स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं. देखो सर, दीज मैनेजर्स एट ऑपरेशनल लेवल आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल योर कॉर्पोरेट लेवल एंड बिजनेस लेवल प्लान. क्योंकि अल्टीमेटली कौन करेगा? इन फंक्शनल लेवल के अंडर जो काम करने वाले लोग हैं वो लोग ही एक्चुअली एग्जीक्यूट करने वाले हैं. ये इंश्योर करने का काम फंक्शनल लेवल मैनेजर्स का होता है. अगर फंक्शनल लेवल मैनेजर पे क्वेश्चन आया, पॉइंट नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट है एंड पॉइंट नंबर ई इंपॉर्टेंट है. ए बी ई तीनों लिखने चाहिए आपने. ए बी एंड ई एक बार पढ़ो. ठीक है. अब इस चैप्टर में कुछ और चीजें हैं जो एक्चुअली में लास्ट चैप्टर में थी. पहले सब उठा के लास्ट चैप्टर में फिट नहीं हो रहा था, फर्स्ट चैप्टर में डाल दिया. यूजलेस है, बड़ा इसे को पसंद है. मैं पहले बोल रहा हूं. फॉर्चुनेटली एक अच्छा बात है, इन यूजलेस चीजों पे बहुत क्वेश्चन आए रिसेंटली. बहुत मतलब एग्जाम में एक ही आएगा एक चैप्टर से. समझ रहे हो मेरा बात? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का रोल क्या है इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इन केस ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, in case of government agencies, in case of educational institutions. बहुत टाइम एक्चुअल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लिखते ही नहीं है. अब नोटिस करो, देखो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पहले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल दे दिया, फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो हर जगह काम में आता है. मतलब इट्स अ वेरी जनरल कंटेंट. ऑनेस्टली स्पीकिंग आप इस केस में एक ही काम कर सकते हो मेरे हिसाब से. लास्ट डे एग्जाम में जाने से पहले देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच यू शुड रीड. दिस इज वन ऑफ देम. एक पॉजिटिव बात यह है, लास्ट 4 अटेम्प्ट में इधर से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं. मतलब इस बार इन पे क्वेश्चंस बनने मुश्किल है कंपैरेटिवली, क्योंकि ऑलरेडी पूछे. मैं आपको क्वेश्चन में दिखा दूंगा. यहां पर कोई लॉजिक नहीं है, फुल टाइम पास है, अपने हिसाब से कुछ भी लिखते हैं. एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लिखा ही नहीं है, सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लिखा है. मेडिकल में सिर्फ मेडिकल लिखा है. मतलब दे आर नॉट राइटिंग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, दे जस्ट राइटिंग दैट व्हाट आर दीज इंडस्ट्रीज. यार ये एकदम जनरल बीकॉम लेवल है. यहां तुम अपने लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो. ये एक क्वेश्चन अगर गलती से 5 मार्क के लिए आया, इट्स ऑल अबाउट तुमने लास्ट डे क्या पढ़ा है, उसका तुम कितना लिख सकता है. कुछ याद करके फायदा नहीं है, इधर कोई लॉजिक ही नहीं है. हर स्टेटमेंट एकदम टाइम पास जनरल है. ऑनेस्टली आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज बट देयर इज नो लॉजिकल रीजनिंग. समझ रहे हो मेरा बात? हर जगह ये बोलेगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्पफुल है, जो ऑब्वियसली है वो हर बिजनेस के लिए है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो. ये आपने एक बार रीड कर लेना चाहिए. उसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं बचता है. मतलब इस बार अगर आप मुझे पूछोगे आने वाले अटेम्प्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्वेश्चन वापस आना चाहिए. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस. आई विल टेल यू व्हाई. इधर आओ, लेट मी शो यू. जुलाई 21 आपको मैंने क्वेश्चन दिखाया, अलबेला वाला क्वेश्चन दिखाया ना, एक ही क्वेश्चन था. नाउ लेट मी शो यू द क्वेश्चन ऑफ Jan 21. Question number 8, part A. ABC Limited is in a wide range of businesses.
अपैरल इंडस्ट्री में, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट में, फर्नीचर में, रियल एस्टेट में, ठीक है. द कंपनी इज लुकिंग टू हायर अ सूटेबल सीईओ. कंसिडर योरसेल्फ एन एचआर कंसल्टेंट. आपके हिसाब से क्या क्या एक्टिविटीज एक सीईओ का रोल में आता है? रोल ऑफ अ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर. समझ रहे हो? आंसर एकदम परफेक्टली मैच होगा. द रोल ऑफ अ सीईओ इज टू ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजीज, मिशन एंड गोल्स बनाने का, व्हाट बिजनेस वी शुड बी इन, अलोकेटिंग रिसोर्सेज. दिख रहा है एग्जैक्टली परफेक्ट वर्ड मैच होता है. केस स्टडी इज अ जोक. द क्वेश्चन इज व्हाट इज गिवन इन द चैप्टर. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन 2021 में है. ठीक है. नेक्स्ट 2020 2020 क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट ए. वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. देयर इज अ नीड फॉर स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट in government and medical organizations too. Comment. That means मॉड्यूल में ये जो लाइन लिखी है उसके नीचे जो भी कंटेंट है कंट्रोल से कंट्रोल वी करके करो. ये क्वेश्चन के लिए ना मैं कुछ कर सकता है ना तुम कुछ कर सकता है. ये क्वेश्चन नहीं होता है, ये टॉर्चर होता है. समझ रहे हो मेरा बात? ये बिल्कुल लॉजिकल नहीं है, बट मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये एक चैप्टर में ऐसा है लास्ट में, ये तुमने रीड करके जाना चाहिए. लॉजिकल क्वेश्चंस क्या है सब तुमको बता दिए. इसके पहले November 19, strategic management are useful for educational institutions also. Explain the reasons. देखो, education is considered to be a noble profession. Educational institution can also work as a non-profit organization or it can also work as a profit organization. मतलब टाइम पास है यार, मतलब इट्स एब्सोल्युटली टाइम पास. समझ रहे हो मेरा बात? इसलिए अच्छा वर्ड क्या बोल रहा हूँ. एजुकेशन पे आ गया, मेडिकल पे आ गया, गवर्नमेंट पे आ गया. समझ रहे हो मेरा बात? मतलब हो गया उनका कोटा एक बार के लिए. इफ यू लुक एट रोटेशन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे क्वेश्चन नहीं आया है, इंपॉर्टेंस पे एंड लिमिटेशंस पे. प्रोएक्टिव रिएक्टिव आ चुका है, तो एक ही बचता है लॉजिकल एरिया. समझ रहे हो मेरा? आई नो इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए आदमी ने, पूरा चैप्टर पढ़ना चाहिए, बट ज्यादा फोकस क्या करना चाहिए? मतलब अगर तुम राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हो इस चैप्टर में से, तो सबसे पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन, उसके ऑब्जेक्टिव, उसका इंपॉर्टेंस, उसका लिमिटेशन राइटिंग प्रैक्टिस में करना ही चाहिए फॉर दिस अटेम्प्ट. अकॉर्डिंग टू मी, आई माइट बी रॉन्ग, डिस्क्लेमर, इट्स एन अजम्पशन. ओके. और प्रैक्टिस करना है तो फंक्शनल लेवल मैनेजर को प्रैक्टिस करना. किसको प्रैक्टिस करना? फंक्शनल लेवल मैनेजर को. काफी टाइम से उस पर क्वेश्चन नहीं बना है, फंक्शनल लेवल मैनेजर पे क्वेश्चन बन सकता है. अभी गुड. तो लिटरली ऐसे ही हम एक चैप्टर का पोस्टमार्टम करेंगे. ये क्वेश्चंस है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तेरे को ये आंसर लिखने का है. मेन ऑब्जेक्टिव है, एक बार मेरे को सुन रहा है तो तेरा रिवीजन भी होगा, खुद पढ़ रहा है तो तेरे को याद भी होगा, और अगर प्रैक्टिस करेगा तो पास भी होगा. ठीक है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर टुमारो इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू गाइस. हैव अ ग्रेट डे.